आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड का फंड फ्लो स्टेटमेंट या कोष प्रवाह विवरण वाला चैप्टर जो चल रहा है हमारा, उसी में हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे कि किस प्रकार से कोष प्रवाह विवरण को तैयार किया जाएगा। इसके बारे में हमने पहले इसके सारी मदें हम देख चुके हैं, जो जिन मदों के सहारे से कोष प्रवाह विवरण बनाया जाता है। उन मदों के साथ कोष प्रवाह विवरण बनाने में यदि प्रश्न में कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई होती हैं, यदि चिट्ठा या बैलेंस शीट में दी गई सूचनाओं के अतिरिक्त भी कुछ अन्य सूचनाएं दी गई होती हैं, तो हमें उन अतिरिक्त सूचनाओं का ध्यान रखा जाता है। केवल चिट्ठे के आधार पर तैयार किया गया कोष प्रवाह विवरण अधिक सूचनाएं नहीं दे पाता। जैसे प्रारंभिक और अंतिम चिट्ठे में मशीन का मूल्य, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 और 25,000 दिया है, तो चिट्ठे की अगर हम तुलना करेंगे तो ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वर्ष में 5,000 रुपये की अतिरिक्त मशीन क्रय की गई है, क्योंकि पहले वर्ष 20,000 रुपये की मशीनरी थी और अगले वर्ष बैलेंस शीट में वो 25,000 की दिख रही है। तो ये 5,000 का जो डिफरेंस है, इससे हम ये मानेंगे कि मशीन में वृद्धि हुई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ष में मशीन का कुछ भाग या 10,000 की मशीन बेच दी गई हो या उसका विक्रय कर दिया गया हो। तो इसी प्रकार लाभ हानि खाते में प्रदर्शित लाभ व्यवसाय संचालन के वास्तविक लाभ न होकर उनमें गैर कोष मदें, हास या स्थायी संपत्ति की बिक्रियों पर लाभ या हानि जैसी मदें भी सम्मिलित हो सकती हैं। इसलिए इस प्रकार की कुछ अतिरिक्त सूचनाएं जो दो अवधियों का तुलनात्मक चिट्ठा होता है, उसमें अगर अलग से दी गई होती हैं, तो कोष प्रवाह विवरण बनाते समय उनका भी ध्यान रखना और उन्हें समावेश करना आवश्यक होता है। लेकिन इस प्रकार की अतिरिक्त सूचनाओं का कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची जो हम बनाते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये अनुसूची बनाते समय हमें इन अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में नहीं रखना है। इसलिए अगर चिट्ठा, 2 तिथियों का चिट्ठा, वर्ष का लाभ हानि खाता अथवा अतिरिक्त सूचनाएं दी गई हों, तब कोष प्रवाह विवरण बनाने के लिए निम्न स्टेप, 3 स्टेप मैं आगे आपको बता रही हूँ, जिनका ध्यान रखना पड़ता है। पहले स्टेप में सबसे पहले दोनों चिट्ठों में दी गई चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों की राशि की सहायता से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची तैयार की जाती है और इसमें शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि को ज्ञात कर लिया जाता है। दूसरे चरण में गैर चालू संपत्तियों तथा गैर चालू दायित्वों के खाते उनके प्रारंभिक और अंतिम शेष को लेते हुए खोले जाते हैं तथा प्रश्न में दिए गए समायोजनों की एक एक करके दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एंट्री की जाती है। चौथे चरण में एक एक करके खाता बंद किया जाता है, जो कि या तो कोषों की स्रोत की एक मद या कोषों के उपयोगों की एक मद होगी, या शेष खाते को समायोजित लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। इस खाते का अंतर संचालन से लाभ हानि होगा, जिसे कोष प्रवाह विवरण में दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार से इन अतिरिक्त सूचनाएं दी गई होती हैं, तो ये इन सब बातों का हम ध्यान रख के उन अतिरिक्त सूचनाओं के हिसाब से कोष प्रवाह विवरण बनाते हैं। अब कोष प्रवाह विवरण बनाने के लिए अतिरिक्त सूचनाएं अगर दी गई हैं, तो किस प्रकार से एक एक करके हम इनको लेते हैं। इसमें है स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय। स्थायी संपत्तियों के क्रय अथवा विक्रय से कोषों के उपयोग या साधन की राशि ज्ञात करने के लिए संपत्ति का एक खाता बना लिया जाता है। इस खाते में सर्वप्रथम वर्ष के प्रारंभ का शेष डेबिट में तथा अंत का शेष क्रेडिट में लिखा जाता है। इसके बाद अतिरिक्त सूचना के आधार पर दोहरा लेखा
प्रविष्टि करके उससे संपत्ति के खाते में एंट्री कर दी जाती है और इसके बाद संपत्ति खाते का दोनों पक्षों का योग या तो बराबर होगा या अंतर दिखाएगा। यदि अंतर डेबिट पक्ष में है तो यह संपत्ति के क्रय की राशि होगी। इसके विपरीत यदि अंतर क्रेडिट पक्ष में है तो यह संपत्तियों के विक्रय की राशि होगी, जिसे कोष प्रवाह विवरण में दर्शाया जाएगा। ये स्थायी संपत्तियों के संबंध में। इसी प्रकार से विनियोगों का क्रय विक्रय अगर किया जाता है तो एक व्यावसायिक संस्था में विनियोग चालू संपत्ति अथवा स्थायी संपत्ति माने जा सकते हैं। विपणन योग्य प्रतिभूतियां या सरकारी प्रतिभूतियां अस्थायी विनियोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं या इन्हें अल्पकालीन विनियोग चालू संपत्ति माना जाता है। ऐसे विनियोगों को दो चिट्ठियों की तिथियों के बीच के अंकों में किसी भी परिवर्तन का समायोजन कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका के माध्यम से किया जाता है। मतलब इन्हें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची में दर्शाया जाता है। अतः किसी भी लाभ या हानि के लिए ऐसे विनियोगों पर या विपणन योग्य प्रतिभूतियों की बिक्री पर परिचालन से कोषों की गणना में कोई समायोजन नहीं किया जाता। ठीक है। अन्य कंपनियों अथवा सहायक कंपनियों के अंशों या ऋण पत्रों में विनियोग अर्थात दीर्घकालीन या व्यापारिक विनियोग स्थायी संपत्ति माने जाते हैं और ऐसे विनियोगों की भी बिक्री कोषों का स्रोत होती है तथा क्रय कोषों का उपयोग। इनके लेन देन का विश्लेषण करने का उचित तरीका एक विनियोग खाता उसी प्रकार से बनाया जाता है जैसे मैंने पहले बताया आपको स्थायी संपत्ति का खाता बनाया जाता है। ऐसे विनियोगों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि शुद्ध लाभों में घटाया या जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक गैर रोकड़ मद है। ये विनियोगों के क्रय विक्रय के संबंध में। इस प्रकार से अंश पूंजी तथा दीर्घकालीन दायित्वों में कमी तथा वृद्धि। दो तिथियों के बीच में अंश पूंजी या दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि वर्ष में जारी किए गए अंशों या ऋण पत्रों से होती है, जो कि कोषों का साधन कहलाता है। शोध्य अधिमान व ऋण पत्रों के शोधन या समता अंशों की पुनर्खरीद से इनमें कमी आती है, जो कोषों का उपयोग कहलाता है। इसकी गणना के लिए भी अंश पूंजी खाता अथवा ऋण पत्र खाता भी उसी प्रकार बनाया जाता है जैसा स्थायी संपत्ति के लिए बताया गया है। यदि अंशों अथवा ऋण पत्रों का निर्गमन स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने के बदले किया जाता है तो इसे कोषों का साधन व उपयोग कुछ भी नहीं माना जाएगा। साथ ही यदि बोनस अंश या स्कंध लाभांश जारी किए गए हैं तो यह कोषों का उपयोग नहीं होगा। इन सभी दशाओं में एक लेन देन प्रभावित होने वाले सभी खाते गैर चालू खाते होंगे जिसमें कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि इनका निर्गमन प्रीमियम पर किया गया है तो प्रीमियम की राशि को भी अंश या ऋण पूंजी में वृद्धि के रूप में दिखाया जाएगा। अगला है करों के लिए आयोजन। अनुपात विश्लेषण में हमने करों के लिए आयोजन को चालू दायित्व माना था, परंतु कोष प्रवाह विश्लेषण के लिए करों के आयोजन का व्यवहार दो प्रकार से किया जाता है। कर आयोजन को चालू दायित्व की भांति मान सकते हैं या कर आयोजन को लाभों का नियोजन या आंतरिक हस्तांतरण मानकर भी इनका समायोजन किया जाता है। यदि चालू दायित्व की भांति करों को माना जाता है तो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची में इसे दर्शाया जाएगा और अतिरिक्त सूचना अगर इस संबंध में कोई दी गई है तो उस राशि को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। लेकिन यदि कोष प्रवाह विवरण के लिए कर आयोजनों को गैर चालू दायित्व माना जाता है तो इसके लिए हमें इसका एक अकाउंट बनाकर उसमें सब एंट्री करके उसके अनुसार कर के प्रावधान को तथा करों के भुगतान को ज्ञात किया जाएगा।
इसके लिए निम्न प्रकार से व्यवहार किए जाएंगे। यदि चालू वर्ष के लिए लाभ हानि खाते से चार्ज की गई आयोजन की राशि नहीं दी गई हो, लेकिन वर्ष में चुकाए गए कर की राशि अतिरिक्त सूचना में दी गई है, ऐसे में आयोजन खाता बनाया जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाया जाएगा। और इसमें वर्ष में प्रारंभ का शेष खाते में क्रेडिट पक्ष में तथा अंत का शेष डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसके पश्चात वर्ष में चुकाया गया आयकर डेबिट में लिखने पर शेष राशि वर्ष का चार्ज होगी। यदि वर्ष में चुकाए गए कर की राशि की अतिरिक्त सूचना नहीं दी गई है, तब कर आयोजन खाते प्रारंभिक शेष को ही चालू वर्ष में चुकाया गया मान लिया जाएगा तथा अंतिम शेष को लाभ हानि खाते से चार्ज की गई आयोजन की राशि माना जाएगा। इस प्रकार कर आयोजन खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मतलब अगर कोई अतिरिक्त सूचना दी गई है तथा बैलेंस शीट में भी कर आयोजन के लिए कोई प्रारंभिक और अंतिम शेष दिया गया है, तब तो खाता बनाया जाएगा और खाते में उसकी एंट्री करके फिर हम कर के लिए आयोजन ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया गया है कोई अतिरिक्त सूचना और केवल बैलेंस शीट में ही प्राथमिक और अंतिम बैलेंस दिया गया है, शेष दिया गया है, तो उसमें प्रारंभिक जो शेष है उसको पेड माना जाएगा और अंतिम को प्रोविजन माना जाएगा अगले वर्ष के लिए। चालू वर्ष में लाभ से चार्ज की गई आयोजन की राशि दी गई हो तथा प्रश्न में कोषों के उपयोगों का निर्धारण हेतु वास्तव में चुकाई गई कर राशि आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में कर आयोजन खाता बनाया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का समावेश करके चालू वर्ष के आयोजन में क्रेडिट किया जाता है और शेष राशि वर्ष में चुकाए गए कर की राशि होगी, जो डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी और जिसे कोष प्रवाह स्रोतों में कोष प्रवाह विवरण में कोषों का उपयोग में दिखाया जाएगा। इसके बाद है प्रपोज डिविडेंड या प्रस्तावित लाभांश के बारे में। प्रस्तावित लाभांश का लेखा भी करों के लिए आयोजन के समान ही होता है। इसी प्रकार अंतरिम लाभांश चालू वर्ष में लाभों के विरुद्ध चुकाया गया लाभांश अंतरिम लाभांश होता है, जिसे कोष प्रवाह विवरण में कोषों का उपयोग बताया जाता है तथा समायोजित लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यदि लाभ हानि, ये सारे मैंने जो पहले बताए, ये सब एडजस्टमेंट सूचना के आधार पर हमें करने होंगे और उसी के हिसाब से हम कोषों के स्रोतों और उपयोगों के विवरण में इनको दर्शाएंगे। यदि लाभ हानि खाते के शेष की अनुपस्थिति है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि लाभ हानि खाता का शेष अगर दिया गया है तो हम लाभ हानि खाते के शेष से एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे, जिससे हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे। कई बार लाभ हानि खाता का शेष जो है वो सामान्य संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है या इसके बारे में कोई सूचना नहीं होती है, केवल चिट्ठे में संचय एवं आधिक्य का शेष दिया हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में परिचालन से कोषों की गणना के लिए सामान्य संचय अथवा संचय एवं आधिक्य का शेष लेकर उसी में लाभ हानि खाते की तरह गैर कोष मदों का समायोजन कर लिया जाना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हम, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल वे में एक प्रोसेस बताया है जिस तरीके से हम कोष प्रवाह विवरण को तैयार करेंगे। धन्यवाद।